afternoon, all of you. Welcome to this online training program, induction training program. And today's the topic is TDS. It's very important. And today's expert is Mrs. Seetal Saraswat Verma, who is the officer from Indian Revenue Service. Madam, welcome to this session. This is induction training program for principals. All these are principals who is newly joined here. So, madam, welcome again to our institution and this training program. Thank you, So sir. please take your class, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you. सर अभी सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं क्या? मैडम 13 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, तो अभी कुछ ही देर में सारे लोग आ जाएंगे, तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं मैम। 3 o'clock का टाइम है, 3 तक रुक सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 2-3 मिनट और शायद और ज्वाइन कर ले। हाँ जी, ओके, 3 बजे स्टार्ट कर लेंगे जी। तब तक सर आप थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए, ये ट्रेनिंग का आपका मॉड्यूल क्या है, किन के लिए है, ताकि मुझे बैकग्राउंड पता रहे। मैम ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में 46 स्कूल, पहले 40 स्कूल ओपन किए थे। ये उत्कृष्ट विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम का। स्कूल में शिक्षा में जो शैक्षिक उद्देश्य में सुधार के लिए ये स्कूल गठन किया गया, नया ओपन किया गया है। और ये प्रिंसिपल अभी न्यू अपॉइंटेड है मैडम, तो अभी इनका अभी ज्वाइन हुआ है और ज्वाइन होने से पहले ये प्रोग्राम करेंगे। अभी काम शुरू नहीं हुआ है और अभी ये अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनको ये जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो सर ये जितने प्रिंसिपल्स हैं जी, ये पहले से ऑलरेडी प्रिंसिपल्स हैं? हाँ, ये पहले से भी ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल रहे हैं और कुछ न्यूली प्रिंसिपल्स हैं। ओके जी, बट ये स्कूल से रिलेटेड है मैम। ऑलरेडी दे आर, ये सभी एम्प्लॉय हैं पहले से ही। हाँ जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर प्रिंसिपल रहे हैं तो डीडीओ रहे हैं पहले। जी, कुछ लोग डीडीओ रहे हैं, कुछ स्कूलों में डीडीओ पावर नहीं रहा है, बट हो सकता है कि इसमें से कुछ डीडीओ रहे हों। अच्छा जी, ये स्कूल अभी स्टार्ट होने वाले हैं ना, हुए नहीं है? जी मैम, चालू हो गया मैम, स्टार्ट हो गया है। एडमिशन भी जी, एडमिशन भी हो गया। तो मैं चाहूंगी कोई प्रिंसिपल इनमें से अपने आप को इंट्रोड्यूस मित्रों, आप लोगों में थोड़ा सा बताएं कि स्कूल के स्टेज में है और कहाँ है। प्लीज अपना परिचय बताएं। अंजू सूद मैडम। हेलो मैम। हेलो जी नमस्ते मैम, आवाज आ रही है आपकी? जी, मैं उषा चंद्रा, मैं बिलासपुर में हूँ और स्कूल ऑफ एक्सेलेंस तारबहार। अच्छा, तो मैम आपका स्कूल स्टार्ट हो चुका है? मैम अभी एडमिशंस चल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस कुछ स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशली हायर सेक्शन के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और एडमिशन अभी है, अभी लगेगा, अभी टाइम है एडमिशन में। बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं उन्हें बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। टीचर्स का सिलेक्शन, अभी इंटरव्यू है ऑन मंडे, उसके बाद फिर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके मैम, वेलकम। अंजू सूद मैम।
अंजू सूद मैम, तिवारी जी, नागेंद्र पांडे जी, हेमलता लता जी, मैम, नागेंद्र पांडे जी, नरेंद्र कुमार तिवारी जी, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताएं। सरिता श्रीवास मैम, रचना श्रीवास्तव मैम, शोभा नायर मैम, हेलो, कृपया अपना परिचय बताएं। शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम स्कूल। हेलो, जी जी मैम, शोभा मैम। हेलो, हेलो, म्यूट। हाँ बोलिए मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। भी अभी आए नहीं है, ओनली। चलिए यहाँ जितने भी, हेलो, जी जी मैम, जी, आप कहाँ से मैम? शोभा मैम? रायपुर, अच्छा शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम स्कूल रायपुर। अच्छा, ठीक है मैम, वेलकम। और बगर साई जी कौन है? सर यहाँ जितने भी प्रेजेंट है पार्टिसिपेंट्स के, उनको आवाज हमारी आ रही है? एक बार हम पूछ लेते हैं, जिनको आवाज आ रही है प्लीज हाथ रेज कर दीजिए। अगर आपको वीडियो ऑन नहीं करना है तो हैंड रेज करने का ऑप्शन होगा कहीं इसमें। जी आवाज तो आपकी क्लियर है। ब्रजेश पांडे जी अपना परिचय दीजिए मैम को। सर नमस्कार सर। और मैडम को अपना परिचय दीजिए। जी मैडम नमस्कार, मैं पांडे फ्रॉम धमतरी। अच्छा जी, पांडे जी बड़ा। जी सब बस अपना नाम बता दें तो मुझे ये पता रहे कि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक मेरी आवाज जा रही है। आ रही है मैडम। नरेंद्र तिवारी जी हाँ जी अपना परिचय दीजिए। मैडम कह रही हैं, मैडम को परिचय दीजिए अपना प्लीज। जी जी सभी लोग अपना अपना नाम बताएं कम से कम। जी फ्रॉम जनरल तिवारी। नरेंद्र तिवारी जी, आपकी आवाज कट के आ रही है, क्या आपको हमारी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हाँ कट। आशा मेनन मैम, मौसम ठीक नहीं है ये आप बाहर हैं कहीं? ठीक है, चलिए अब मैं अपना शुरू करती हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन है। आई होप सभी को सुनाई दे रहा हो क्लियरली और अच्छे से दिखाई भी दे जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ। आप सभी प्रिंसिपल्स बने हैं तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगी कि एक टीचर इज अ पर्सन जो बच्चों को पढ़ा रहा है, बट एक प्रिंसिपल सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं होता है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी गई है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के साथ आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, जिसमें से सारे कानून की जानकारी भी एक है, और उसमें से एक है आयकर की जानकारी। आयकर ना सिर्फ आपको खुद के रिटर्न के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आयकर विभाग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड विभाग है, आप लोग सोच सकते हो उससे ज्यादा। और इसलिए ना सिर्फ आपके इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, बल्कि आपको अपने एज ए डिडक्टर जब भी आप पेमेंट करते हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, तो आपको अपने सारे ही डिडक्टर्स को जब भी एज ए डिडक्टर रोल प्ले करना होगा। तो आप जब किसी को भी पेमेंट करेंगे तो उस पर टीडीएस की लायबिलिटी होती है। एक चीज और है जो मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स में बताऊंगी। एक्टिव स्पीकर नरेंद्र तिवारी जी का दिख रहा है। होस्ट जो है वो देखिए।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाते होंगे, उसमें से एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें मुझे आपको और ज्यादा इसलिए जागरूक करने की जिम्मेदारी है क्योंकि डीडीओ जो होता है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सभी डीडीओज हैं और आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ टीडीएस। टीडीएस दो प्रकार के हो गए हैं। आप इस साल से जीएसटी पर भी टीडीएस होता है, लेकिन मैं आयकर टीडीएस की आपको जानकारी दूंगी। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। पहली स्क्रीन में जो शेयर कर रही हूँ वो आपको दिख रही है? जिसे भी दिख रही हो प्लीज बताइए कि आपको क्या दिखा इसमें, मैंने क्या शेयर किया है, ताकि मैं आगे बढ़ूं इसमें। मैम अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है आपकी, प्लीज उसको शेयर करिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है कुछ। ओके, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है आप या इट्स विजिबल नाउ। जी। अब मैंने ये स्क्रीन इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें सबसे ज्यादा, मैं जब एडिशनल सीआईटी, अच्छा मैं पहले परिचय दे दूं मेरा। मैं शीतल शाश्वत वर्मा हूँ, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से 2005 बैच। मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थी, छत्तीसगढ़ का चार्ज मेरे पास था टीडीएस का। और प्रेजेंटली मैंने डेपुटेशन पे छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है। मैं प्रेजेंटली स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, विशेष सचिव वित्त। तो क्योंकि इसके लिए मैं कमिट कर चुकी थी तो प्रोफेसर दर्शन साहब काफी इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं ही इस क्लास को लूं, इसलिए मैंने भी आज मेहनत करके पूरा पीपीटी बनाया है आज इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती थी वो थी टीचर्स की, जो कहते थे कि हमारे स्कूल में हमारा टीडीएस ठीक से नहीं हुआ, या हमें फॉर्म 16 नहीं मिला, या फॉर्म 16 हाथ से साइन किया हुआ मिला है, या हमें आज भी डिमांड मांगी जा रही है आयकर विभाग द्वारा। वो सारी प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करेंगे वो इसमें मैंने मेरे ही बच्चों को रिक्वेस्ट करके उनकी पिक्चर्स क्लिक करके किए, ताकि जैसे आप बच्चों को ऑडियो वीडियो पढ़ाते हैं उन्हें जल्दी समझ में आता है। मैंने सोचा ये आपको भी थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, एक बार इजी हो जाए टीडीएस आपके लिए, फिर हम डिटेल में नेक्स्ट पीपीटी पे जाएंगे। अब सैलरीड पर्सन जो है वो आप भी हैं और आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है ये। तो आप एज ए डिडक्टर भी इसे समझिएगा और आप खुद सैलरीड पर्सन है तो वो भी देखिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है आपको सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयर सैलरीड एम्प्लॉय को सैलरी देता है। एम्प्लॉयर यहाँ पे आप हैं, सैलरीड एम्प्लॉय में भी आप हो सकते हैं और आपके अलावा जितने भी आपके स्कूल में टीचर्स हैं वो सभी। अब स्टेप 1 होता है टीडीएस। एम्प्लॉयर टीडीएस काट के सैलरी देता है एम्प्लॉय को। तो अब देखिए टीडीएस को इमेजिन कीजिए कैंची से, इसमें भी मैंने कैंची पे ही हाईलाइट किया है, देखिए वो इतने ध्यान से नहीं दिख रही, बट जब भी टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब भी आए तो आप एक कैंची को इमेजिन कीजिएगा कि जब भी किसी को पैसे दिए जा रहे हैं तो उसमें से कुछ काट के दिए जा रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिए, वो सैलरी पूरी उस पर्सन की है जिसमें से थोड़े काटे जा रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस पर्सन के जो टीडीएस आपने काटा है, जो उसी पर्सन का टैक्स है, उसे आप बैंक में जमा करेंगे। स्टेप 1 था टीडीएस काटिए, स्टेप 2 डिपॉजिट कीजिए बैंक में। स्टेप 3 इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को बताएंगे आपने किसका टीडीएस काटा, कितना काटा, किस रेट पे काटा, किस डेट पे काटा, कितने अमाउंट का है और उस सामने वाले का पैन क्या है। तो ये जब आप गवर्नमेंट को देंगे तो ये 24Q होता है सैलरी के लिए फॉर्म, उसमें सारी डिटेल्स लिख के दी जाती है। स्टेप 3 जब आपने गवर्नमेंट को बता दिया तो स्टेप 4 आप सैलरीड एम्प्लॉय को भी बताएंगे कि हमने आपका इतना काट लिया है, ये उसका प्रूफ है, ये एक्नॉलेजमेंट है फॉर्म 16 एक तरीके से। आप सभी को फॉर्म 16 मिलता होगा, इस साल का मिल गया है क्या? जी मिल गया है। ठीक, फॉर्म 16 साल में कितनी बार मिलता है आपको? वंस इन अ ईयर। राइट, ऐसे ही होता है फॉर्म 16A। अदर देन सैलरी पेमेंट्स पे फॉर्म 16A होता है जो 4 टाइम्स इन अ ईयर, हर क्वार्टर के एंड पे आपको इश्यू करना होगा एज अ डिडक्टर।
तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब जब आपको फॉर्म 16 आया या आपने किसी को फॉर्म 16 दिया तो उसे आप अच्छे से चेक कीजिए कि क्या हर डिटेल सही से डली है या नहीं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर के साथ भी ये दिक्कत हुई। पेन में एक पेन नंबर का छोटा सा एक लेटर गलत हुआ तो वो किसी और का पेन बन गया और उनको क्रेडिट मिल गया और हमें उसका टीडीएस का क्रेडिट लेने में बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, मी बीइंग एन एडिशनल सीआईटी टीडीएस होते हुए भी। तो आप लोग फॉर्म 16 अपना चेक किया करिएगा कि सही है कि नहीं है। एक रियल फॉर्म 16 जो आज है वो ऐसे ही दिखना चाहिए। ये ट्रेसेस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, टीडीएस ट्रेसेस। अगर आपको स्क्रीन पे टीडीएस और ट्रेसेस दिख रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि यही रियल फॉर्म 16 होता है। अगर ऐसा हाथ से साइन किया हो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का ऐसे ही कुछ भी सील ठप्पा लगा के किसी ने आपको इश्यू किया है मैनुअली तो वो इलीगल फॉर्म 16 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेम एक नकली नोट की तरह है वो, क्योंकि मैनुअल की कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, आपको फॉर्म 16 मान लीजिए नहीं मिला है या आपको इंटरेस्ट जो है एफडीज पे उस पे भी टीडीएस होता है, आपको जानकारी होगी। आप में से कितनों के एफडीज हैं और टीडीएस होता है, आपको जानकारी है? ठीक है, तो आप अपना टीडीएस क्रेडिट देखा करिए ऑनलाइन जाके ई फाइलिंग की वेबसाइट पे, और जिनका आप टीडीएस काट रहे हैं उनको भी बोलिए कि वो भी चेक किया करे ई फाइलिंग ऑनलाइन में जाके कि सही ऑनलाइन टीडीएस चेक कर अमाउंट। लिया करो बोल रहा है ई फाइलिंग। अगर आपका टीडीएस क्रेडिट सही नहीं है तो आयकर भवन की तरफ से आपको, आयकर विभाग की तरफ से एक लेटर आएगा कि आपकी इतनी डिमांड पेंडिंग है, जबकि आप कहेंगे कि आपका तो टीडीएस कट चुका है। सेम ऐसे ही आप अपने एम्प्लॉइज का जब टीडीएस काटते हैं तो उसे जमा करके रिटर्न्स भरने में बहुत ध्यान रखिएगा कि उस पर्सन को ही क्रेडिट मिले, क्योंकि वो उसकी सैलरी का हिस्सा था और उसका टैक्स है। अगर वो नहीं दिखेगा, गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, तो एक इनकम टैक्स की डिमांड आती है। अब वो सैलरीड पर्सन ना सिर्फ आपको कांटेक्ट करेगा बल्कि आयकर विभाग को भी कांटेक्ट करता है और कंप्लेंट फाइल करता है उस प्रिंसिपल के खिलाफ। 2-4 केसेस में हमें जब कंप्लेंट्स आ जाती है तो हम उनके सीनियर्स को लेटर लिख देते हैं कि आपके इनके खिलाफ अब तक इतनी कंप्लेंट्स आ गई है, मतलब वह रेगुलरली टीडीएस का डिफॉल्ट हो रहा है, आप ये मैटर देखिए। तो इस मैटर में थोड़े से फाइनेंशियल ऑफिसर्स को भी दिक्कत हो गई थी, तो इसीलिए आप इन चीजों में ध्यान रखिएगा। और टीडी वो जो एम्प्लॉयर है, जो कि आप प्रिंसिपल हैं, तो आप ही अपने इनकम्प्लीट या टीडीएस रिटर्न को करेक्ट करेंगे। उस रिटर्न के करेक्ट करते ही ना सिर्फ उस सैलरीड एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही डिडक्टर, आप जो डिडक्टर हैं आपकी भी डिमांड खत्म हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप जो डिडक्टर्स हैं आपका एक टैन होता है और आपकी भी डिमांड होती है जो ऑनलाइन आपको चेक करनी चाहिए कि कितनी है। ये पहला मेरा टीडीएस सेमिनार है जिसमें मुझे आप लोगों की किसी की भी टैन नंबर्स नहीं पता है, नहीं तो मैं उसके बिना कोई भी सेमिनार करती नहीं हूँ। पहले मैं टैन नंबर लेती हूँ, उनकी डिमांड लेके फिर अटेंड करती हूँ और सामने वालों को बताती हूँ कि आपकी इतनी लाख की डिमांड है या किसी किसी की तो करोड़ों में डिमांड है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। ये था एक मेरा जिसमें वो करेक्शन फाइल करना है आपको, और उससे दोनों की बेनिफिट है, सैलरीड एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का, दोनों ही फ्री हो सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था पहला स्टेप जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स थे। बेसिक स्टेप्स ये थे कि
सबसे पहले आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सेकेंड स्टेप है डिडक्ट जो आपने किया है वो आपका पैसा नहीं, इसलिए इमीडिएटली उसे बैंक में जमा कीजिए। थर्ड स्टेप है कि गवर्नमेंट को बताइए आपने क्या क्या किया है, किस पर्सन का किस दिन किस रेट पे कितना अमाउंट काटा है। फिर फोर्थ स्टेप उस पर्सन को एक्नॉलेजमेंट दीजिए जो कि फॉर्म 16 या फॉर्म 16A होता है। और फिफ्थ स्टेप होता है कि ट्रेसेस की वेबसाइट पे रेगुलरली आप लोग जाया करिए। इसी के बारे में मैं आपको एक डिटेल थोड़ा, आई होप यहाँ तक सबको समझ आया है। कुछ रिस्पॉन्स दीजिए क्योंकि ये ऑनलाइन में स्क्रीन के सामने मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कोई कुछ कहना चाह रहे थे। Yes, ma'am. Clear. और किसी का रिस्पॉन्स? तिवारी जी आपको समझ में आया मैंने जो अभी तक शॉर्ट में बताया? जी मैम, समझ में आया। अब उसी को मैं डिटेल में बताऊंगी ताकि आपके अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाए। मैं 1 मिनट शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे दिख नहीं रहा है। मैं 1 मिनट फिर से आती हूँ। ये है मेरा पीपीटी जो मैंने आज बनाया है आप लोगों के लिए। आपको दिख रहा है क्या ये? यस मैम। दिख रहा है। ठीक, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बनाया है और बेसिकली डिडक्टर्स को गाइड करने के लिए बनाया है। आप बीइंग अ प्रिंसिपल जब भी कोई पेमेंट करते हैं तब उस पेमेंट के लिए आप टैक्स डिडक्टर के रोल में आते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा मेन एजेंडा प्रेजेंटेशन का है, टीडीएस या टीसीएस क्या होता है, डिडक्टर आप बेसिकली डिडक्टर रहेंगे तो आपकी ड्यूटीज क्या क्या है, रेट्स क्या है यहाँ पे डिटेल में हम बताएंगे। 24G पे भी डिस्कशन होगा, पेनल्टीज क्या है और डूज एंड डोंट्स तो मैंने इसमें से हटा दिया, एक हिंदी में बताया है। मैं ये जानना चाहूंगी 24G के संबंध में कि आप जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आपका पेमेंट कैसे होता है, क्या ट्रेजरी से होता है या आप चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके स्कूल्स के जो भी आप पेमेंट करते हैं वो ट्रेजरी से करते हैं या आप पेमेंट करने की स्थिति में है, आपको पावर दिया गया है, मनी दिया गया है? Treasury, मैडम ट्रेजरी। ओके, ट्रेजरी से है, ठीक है। तो फिर 24G आपके लिए भी एप्लीकेबल है। पहला स्टेप है व्हाट इज टीडीएस। अब देखिए टीडीएस टैक्स नहीं है, वो मोड ऑफ कलेक्शन है, एक तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का और ये थर्ड पर्सन का टैक्स है, आपका टैक्स नहीं है। ये वाला जो मिसकंसेप्शन है मैंने सीनियर ऑफिसर्स के भी देखा है, जो जिनके पास मैं टीडीएस की डिमांड लेके जाती थी तो वो कहते थे लेकिन हमारा तो इतना टैक्स नहीं बनता है। तब उनको ये समझाना मुश्किल होता था, शुरुआत से मुझे शुरू करना पड़ता था कि टीडीएस वो चीज है कि जब आपने सामने वाले को 100 रुपए दिए तो कानून कहता है कि 10% टीडीएस काट के जमा करना है, तो आपने उसी 100 में से 10 रुपए काटे हैं और उसको 90 रुपीज पे किए और 10 रुपए बैंक अकाउंट में जमा किए, वो 10 रुपए टीडीएस है। जबकि यहाँ पे मैंने जो देखा कि जैसे ही हम डिमांड भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, 100 रुपए ऑलरेडी उस पर्सन को दे चुके हैं, फिर उस पर्सन के टैक्स के लिए फिर से वो अपने विभाग से 10 रुपए लेते हैं और जमा करते हैं।
तो आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि टीडीएस क्या है, जितना उस पर्सन को देना था उसी में से काट के देना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी भी एक को? जी मैम। यस मैम। ठीक, क्योंकि अब मैं विशेष सचिव वित्त हूं, तो कोई भी इस टाइप की डिमांड आएगी कि हमें टीडीएस का पेनल्टी डिमांड या जो भी है उसको जमा करने के लिए इतना फंड दिया जाए, तो मैं पहली पर्सन रहूंगी ऑब्जेक्ट करने के लिए। आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पर्सन को दिया जा रहा है उस पर्सन का टैक्स है ये, और जितना टोटल अमाउंट था उसी में से आपको काट के जमा करना था, ना कि फिर से आपको लिया जाए। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से सेमिनार्स भी लिए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें काफी सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट थे। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैंने सेमिनार लिया था, तो उनके जब पीसीसीएफ साहब थे, उन्होंने सेमिनार में, ऑनलाइन सेमिनार में क्लियरली कहा था अपने डीडीओ को कि आप डीडीओ हैं, डीडीओ बनते ही आपकी ड्यूटी है टीडीएस को सही काट के जमा करने की। अगर मैडम मेरे पास 70 करोड़ की डिमांड लेके आई है कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी डीडीओ के टोटल इतनी डिमांड है, तो आप प्लीज पे कर दीजिए, तो वो मैं नहीं पे करूंगा, क्योंकि वो डीडीओ की जिम्मेदारी है। आप लोग अपना करेक्शन कीजिए, और नहीं करते हैं तो आप पे कीजिए। इतना क्लियरली उन्होंने वहां से ये बात कही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में। तो इसीलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि डीडीओ को ही जिम्मेदार माना गया है आयकर कानून में भी। ये पे एज यू अर्न स्कीम होती है, दूसरी कंट्रीज में विथहोल्डिंग टैक्स कहलाता है, कि जैसे जैसे आप अर्न कर रहे हैं, जैसे आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, उसी हिसाब से आप अपना टैक्स भी पे कर रहे हैं। जैसे मुझे सैलरी मिलती है मेरी, तो उसके साथ ही मेरा टीडीएस भी कट जाता है। आप सभी का भी कटना चाहिए। अगर हर महीने नहीं कट रहा है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। इंक्लूडिंग आप ये अपने ऑफिस में चेक कीजिए कि सिर्फ दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में टीडीएस कट रहा है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। 5,000 जैसा अमाउंट हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर 5,000 पर मंथ का है और वो एक साथ आखिरी में कट रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी जो डीडीओ को पे करनी पड़ेगी। उस पर्सन ने तो अपना टैक्स कटवा लिया और वो चलते बना वहां से। उसके बाद जो ब्याज आएगा वो उस पर्सन को नहीं देना है, वो डीडीओ को देना है। तो आपको अपनी पॉकेट से निकालना होगा, क्योंकि आपका विभाग आपकी गलती के लिए पैसे नहीं देगा। टीडीएस टैक्स इवेजन भी रोकता है, क्योंकि जैसे ही टीडीएस होता है सरकारी के अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में फॉर्म 24Q या 26Q के तहत हमें जानकारी मिल जाती है कि किस पर्सन को कितना पेमेंट हुआ है और कितना टीडीएस हुआ है। तो अगर आगे चल के वो पर्सन कहता है कि नहीं मेरे साल भर के रिसीट्स इतने सारे नहीं, थोड़े से ही हैं, तो हम वही उनका झूठ पकड़ सकते हैं कि आपके टीडीएस के रिटर्न से ही पता चल रहा है कि अलग अलग स्कूल्स में आपने इतना काम किया है, तो आपके रिसीट जो आप कह रहे हैं उतने नहीं, उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से टैक्स इवेशन रुकता है। और साथ ही इट मेंटेन्स बेटर कैश फ्लो फॉर द गवर्नमेंट। जैसे आपको आपकी सैलरी सिर्फ दिसंबर या जनवरी में मिले तो आपकी दिक्कत हो जाएगी हर महीने की, वैसे ही सरकारी खजाने को भी हर महीने पैसे चाहिए, और उसके लिए सैलरी, ये टीडीएस के कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाए गए कि हर महीने हो या पेमेंट के टाइम में हो। एक टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है। मैं जब भी सेमिनार करती हूँ तो मेरे पास लिस्ट रहती थी हर अटेंडेंट, जो भी अटेंड कर रहे हैं अटेंडी की, टैन नंबर की, और साथ ही उनके डिमांड की। आपके केस में मेरे पास कोई लिस्ट नहीं भेजी गई, तो मैं आप सबसे कहूंगी आप सब अपना टैन नंबर जरूर चेक कीजिए। आपकी डायरी में होना चाहिए और हैंडिंग ओवर नोट में भी होना चाहिए कि टैन नंबर ये है और उसका पासवर्ड ये है। इसे आप रूल बना लीजिए, क्योंकि आपके टीडीएस रिटर्न एक सीए भरता है, और वो सीए अपना ही ईमेल आईडी उसमें डालता है। तो कल के दिन जब भी कोई डिमांड होती है आपको पता नहीं रहती है, फिर जब हम आपका बैंक अकाउंट अटैच कर देते हैं और उससे रिकवरी करते हैं, तब आप जागते हैं और ये क्या हुआ कहते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप अलर्ट रहिए। मैं आशा करती हूँ कि विद इन 1 वीक, आगे आने वाला जो समय है, 1 हफ्ता,
उसमें आप लोगों के पास ना सिर्फ आपका टैन आपकी डायरी में लिखा हो, टैन का पासवर्ड भी लिखा हो और साथ ही आप ऑनलाइन चेक भी कर चुके हो कि आपकी डिमांड कितनी है। मेरे जितने भी सेमिनार होते थे उसके बाद सभी डिडक्टर्स अपने ऑफिस में जाके अपने सीए को या जो भी उनका फाइनेंस ऑफिसर होता था जो टीडीएस रिटर्न भरता था उसे बुलवाते थे, अपने सामने लैपटॉप में ओपन करते थे कि मुझे दिखाइए ट्रेसेस की वेबसाइट कनेक्ट करके कि मेरी डिमांड कितनी है। उनकी लाखों करोड़ों की डिमांड उनको पता ही नहीं रहता था। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि आप अगले हफ्ते जरूर अपना टैन नंबर, पासवर्ड और डिमांड चेक कर लें। अगर आपके पास टैन नहीं है तो 10,000 रुपीज की पेनल्टी होती, जो आपके केस में हो सकता है कि नहीं हो। अभी हमने स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी पे सर्वेस किए थे आयकर विभाग में, हमने उस समय बहुत से डिडक्टर्स के पास टैन नहीं था, उन सब पे पेनल्टी लगी थी 10,000 की स्टार्टिंग में ही, जो डीडीओ को खुद से देनी पड़ी क्योंकि विभाग ने कहा हमने आपको नहीं रोका था टैन नंबर लेने से और ना ही हमने आपको ये कहा कि आप आयकर के टीडीएस कानून नहीं मानेंगे। डीडीओ के रोल में ये सब निहित रहता है, इसलिए आप लोग टैन नंबर अपना जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 0 और O पास पास में है, तो आप लोगों को पता चले कि पहले 4 अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं और यहाँ आपके होंगे JBP और उसके बाद कुछ होगा। JBP के बाद आपके ऑफिस का पहला इनिशियल लेटर होगा, उसके बाद नंबर्स होंगे और उसके बाद फिर से एक लेटर होगा। अब आप डिडक्टर हैं तो आपकी ड्यूटी क्या होती है, जो कि मैंने पहले बताई 5 ड्यूटीज होती है। पहली है टीडीएस डिडक्ट कीजिए, मतलब टीडीएस काटिए। सेकेंड ड्यूटी है उसे डिपॉजिट कीजिए, आप सभी ट्रेजरी से डिपॉजिट करेंगे। तीसरा है क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को फाइल कीजिए, मतलब आप सरकार को बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, किसका काटा, कितना जमा किया। फोर्थ है उस पर्सन को सर्टिफिकेट इश्यू कीजिए, जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो सर्टिफिकेट कहलाता है, फॉर्म 16 है, इस टाइप से। और पांचवा है ट्रेसेस के बारे में हमेशा सतर्क रहे कि आपकी स्टेटस क्या है सर ट्रेसेस की वेबसाइट पे। सबसे पहला स्टेप हम ले रहे हैं डिडक्ट करना। अब डिडक्ट तो मैंने कह दिया टीडीएस काटिए, लेकिन कब काटना है, कितना काटना है, वो सब आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा पेमेंट है जिसपे आपको टीडीएस काटना है। फिर उसका एक रेट होता है, तो नेचर ऑफ पेमेंट आप देखेंगे और साथ ही स्टेटस ऑफ द पार्टी भी देखना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो मैं आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, एक चीज और, क्रेडिट या पेमेंट, अगर आपने किसी को एडवांस में भी कुछ पैसे दिए हैं या उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। इसमें एक चीज, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ शासन से हूँ इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि इस बार की सैलरी में सबको इंक्रीमेंट तो अलाउ किया गया है, लेकिन पेमेंट बाद में होगा। उस स्थिति में मेरा सजेशन ये है कि आप उस पर्सन को अभी क्रेडिट ना करें, उनकी इस महीने की सैलरी स्लिप आप नॉर्मल ही बनाएं और दिसंबर के महीने में जब ये जुलाई वाला इंक्रीमेंट आप पे करेंगे उसी समय कैलकुलेट करें, इंक्रीमेंट ऑर्डर बनाएं और एक साथ कैलकुलेट करके उनको दे, ताकि दिक्कत ना हो। ये आपको इस साल वाले में तो दिक्कत नहीं देगा, लेकिन एक इंक्रीमेंट आपका है जो जनवरी में लगना है, वो आपको अगले जून में पे करने के लिए आदेश आया है। क्या आप सब इसके बारे में जानकारी रखते हैं? Yes. ठीक, तो छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने कहा है इंक्रीमेंट आपको मिलेगा लेकिन पेमेंट अभी नहीं होगा। अगर आपने इंक्रीमेंट अभी दे दिया किसी को, मतलब आप क्रेडिट कर रहे हैं उस पार्टी को, क्रेडिट करते ही आपको टीडीएस करना है। अब जिसका पैसा ही नहीं आया है उसमें से आप टीडीएस कैसे कर पाएंगे, इसलिए ये आसान रास्ता होगा कि आप एक साथ ही कैलकुलेट कर ले तो बेटर होगा। सस्पेंस अकाउंट में भी अगर आप क्रेडिट करते हैं तो टीडीएस करना जरूरी है। टीडीएस ऑन सैलरी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी। टीडीएस में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, पेंशन, परक्विजिट अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं,
उनके सबके रूल्स होते हैं। जो रीइंबर्समेंट्स होते हैं, आप कहीं जाते हैं, ग्रेचुइटी, एन्युइटी, कमीशन, अलाउंसेस, एनकैशमेंट ऑफ लीव भी है, एडवांस सैलरी भी इसमें आता है और एरियर्स ऑफ सैलरी भी इसमें आता है। तो आप सब इसमें ध्यान रखेंगे। सैलरी का बहुत डिटेल वो रहता है कि कैसे किया जाए, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं है। इसी तरीके से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, आप सब नए स्कूल में अगर शिफ्ट होंगे और स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम आपको दिया जाएगा, मान लीजिए, या कोई भी ट्रांसपोर्ट का काम आप करवाते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाने का, फर्नीचर शिफ्ट करवा रहे हैं मान लीजिए नए स्कूल के लिए, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। आप पढ़िए ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब बुक्स भी आ रही हैं, या कोई भी सामान आ रहा है वो गुड्स में आ गए, या पैसेंजर्स, आप अपने टीचर्स को एक साथ यहाँ से वहां तक कहीं ले जा रहे हैं। फिर एडवर्टीजमेंट तो आपका नहीं होता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता है, टेलीकास्टिंग नहीं होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, मान लीजिए आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने स्कूल के नाम से कुछ छपवाया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। केटरिंग, स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप टेंट, खाना पीना, चेयर्स, इस टाइप की चीजें तो आपकी हमेशा आप कॉन्ट्रैक्टर से मंगवाते ही हैं। तो ये जो टेंट, खाना पीना, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग में आप ध्यान रखिएगा, उसमें भी टीडीएस करना रहता है। मैक्सिमम जगह हमने इसमें डिफॉल्ट पाया है। फिर आप प्रिंटिंग करवाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, मान लीजिए अभी तो नहीं बट किसी और पोस्ट में होंगे और आपको पूरे विभाग के लिए प्रिंट करवाना है डायरीज, कैलेंडर्स, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एएमसी होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए स्कूल के सभी एसीज और कंप्यूटर के लिए आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उसको चेक करेंगे, तो वो भी इसमें आता है। 194C में लिमिट है 30,000 या 1 लाख। 30,000 एक बार में या साल भर में 1 लाख से ऊपर का पेमेंट। और रेट उसका है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को या एचयूएफ को पे कर रहे हैं तो 1%, और किसी भी अदर पर्सन को तो 2%। अब बहुत से लोग पूछते हैं ये हमें कैसे समझ में आएगा। अब मैक्सिमम केसेस यहाँ पे होते हैं, बमलेश्वरी एंटरप्राइजेस ने, यहाँ पे मान लीजिए एक फर्म है बमलेश्वरी एंटरप्राइजेस, उसने टेंट का अरेंजमेंट किया, स्कूल के जितने भी फंक्शंस हुए उसमें वो टेंट, फर्नीचर, केटरिंग सब कुछ कर रहा है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्टर हुआ। अब आप कैसे जानेंगे उसका टीडीएस कितना करना है, तो आप उसका पैन मांगेंगे हमेशा, और पैन कार्ड की हमेशा फोटोकॉपी लिया करिएगा। कभी भी अपने ऑफिस के किसी पर्सन को हाथ से पैन नंबर कोट करने मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होती है, क्योंकि ओ और क्यू, पी और आर, एफ और ई, इन सब में हमने बहुत कॉमन मिस्टेक्स देखी है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं और गलती कर जाते हैं। तो इसलिए पैन कार्ड की फोटोकॉपी लीजिए उससे। और फोर्थ लेटर में देखिए, पी है फॉर पर्सन या एच है फॉर एचयूएफ, तो उसका टीडीएस 1% पे होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ भी है, मान लीजिए कोई एनजीओ भी सप्लाई कर रहा है तो उसका सोसाइटी का एओपी होगा तो ए होगा, सोसाइटी का एस होगा, ट्रस्ट होगा तो टी होगा। तो कुछ भी केस हो तो आपको 2% पे टीडीएस काटना है। कोई भी कहे कि हम एनजीओ है हमारा टीडीएस मत काटिए, तो वो आप नहीं सुनेंगे। टीडीएस सिर्फ एक कंडीशन में नहीं करता है कि आयकर विभाग आपको देता है एक लोअर टीडीएस या नील टीडीएस का सर्टिफिकेट, तभी जब वो पर्सन उसे लेके आएगा और आपको देगा तभी आप मानेंगे, क्योंकि आप जब ऑनलाइन फीड करने जाएंगे तब वो सर्टिफिकेट नंबर ऑटोमेटिकली पुल करता है। ठीक है, तो आप, अच्छा अभी कोविड के कारण सारे रेट्स 25% से कम कर दिए गए, तो जहां 1% करना था वहां 0.75% करना है, और जहां 2% करना था वहां 1.5% करना है, सिर्फ इस साल के लिए। और वो सारे पेमेंट जो 14 मई के बाद होने वाले हैं, और मई के बाद हुए हैं, और 31 मार्च 21 तक होने वाले हैं। रेंट पेमेंट्स, आप में से किसी की भी बिल्डिंग रेंट पे नहीं चल रही होगी, इसलिए ये आपके लिए नहीं है। वैसे रेंट अगर कहीं भी पे किया जाता है तो उस पे मोर देन 1,80,000 पर ईयर का पेमेंट हो तब फिर उस पे टीडीएस होता है। तो आप में से किसी के भी पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दी है, तो ध्यान रखिएगा आपका टीडीएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए।
1,80,000 से ज्यादा का आपको अगर रेंट रिसीट मिल रहा है तो। अब ये है जो पेमेंट आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल क्या हुए, मान लीजिए लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी या कोई भी कंसल्टेंसी, आप अपने स्कूल के लिए किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं या किसी भी प्रोफेशनल को इनवाइट करते हैं, तो वो प्रोफेशनल फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज हुई। और टेक्निकल सर्विसेज अलग हो जाती है, वो टेक्निकल डिटेल्स के लिए होती है। तो इसमें आप देखिए 30,000 से ऊपर का पेमेंट अगर हो रहा है किसी को भी, तो प्रोफेशनल सर्विसेज होने पे 10% आप टीडीएस काटेंगे और टेक्निकल सर्विसेज होने पे 2% पे टीडीएस नॉर्मली कटता है। कोविड के टाइम वो भी 25% स्लैश हो गया, 10 का 7.5%, 2 का 1.5% हो गया है। टेक्निकल सर्विसेज होंगी, जैसे आपने किसी को डेटा एंट्री करने के लिए कहा है सारे रिजल्ट्स की, या पेपर सेटिंग के लिए कुछ हेल्प के लिए आपने सिर्फ डेटा एंट्री टाइप से कुछ करवाया है, लेकिन अगर पेपर सेटिंग करवाया है तो जरूर कोई एक्सपर्ट आपने रखा है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आएगी, तो 10% का नॉर्मल रेट है। नेक्स्ट है आपके, देखिए टीडीएस रेट्स को मैंने एक चार्ट में बना दिया कि सेक्शन क्या है, फिर नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब किस लिमिट से ऊपर की पेमेंट करने पर ये टीडीएस के रेट्स एप्लीकेबल होंगे, रेट क्या है, और साइड में ही मैंने एक और दिया है कि कोविड टाइम्स के कारण जो सर्कुलर आया है तो रिड्यूस्ड रेट्स क्या है। पहला लेते हैं हम 192 में सैलरी। सेक्शन 192 आपकी सैलरी के लिए बात करता है। लिमिट है 2.5 लाख की, 2.5 लाख से ऊपर का जो भी पेमेंट होगा उस पे टीडीएस होना चाहिए। अगर सामने वाला कहता है कि हमें 40,000 का, मेरी सैलरी सिर्फ 3 लाख है और जितना टैक्स है उतने में मेरे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद कोई टैक्स नहीं बन रहा है, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन आप अपने टीडीएस रिटर्न में उस पर्सन का डिटेल इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर उसे डिडक्शन भी लेना है तो उसे टीडीएस के उसमें आना जरूरी है, आपके टीडीएस रिटर्न में होना जरूरी है उस पर्सन का। वैसे देखा जाए एवरेज रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय 12, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि आपकी सैलरी से भी आप ध्यान रखिए कि जितना भी आपका, मान लीजिए 60,000 का टैक्स बन रहा है, ऑफ कोर्स आप सब प्रिंसिपल से उससे ज्यादा ही बन रहा होगा, तो आप उसको डिवाइड करके हर महीने में उतना कटवाइएगा, और जो भी इंक्रीमेंट मिला हो या अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिले हो या एलटीसी मिला हो वो सब ऐड होके आपके, मान लीजिए लीव एनकैशमेंट मिला है, उसके कारण आपका अगर कहीं टैक्स बढ़ रहा है तो वो जनवरी में उसको सही कैलकुलेट हो जाता है, दिसंबर जनवरी में, या आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं एलआईसी वगैरह में, तो इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका एवरेज रेट मतलब हर महीने टीडीएस होना चाहिए। कोई कहना चाह रहे हैं कुछ? ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आवाज नहीं आई मुझे दोबारा। नेक्स्ट है 194C में कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स अगर आप करेंगे, सामान शिफ्टिंग, लोगों की शिफ्टिंग, तो आप कितने अमाउंट पे करेंगे? 30,000 से ऊपर एक बार का पेमेंट या साल भर में 1 लाख का पेमेंट करने पे किस रेट से आपको टीडीएस करना है वो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट 194J जो नीचे लिखा है वो आपके काम का है, प्रोफेशनल फी या टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल फी अगर किसी को दे रहे हैं, किसी पढ़े लिखे पर्सन को देते हैं, वो प्रोफेशनल फी होती है, प्लेन लैंग्वेज में अगर समझे तो 10% का टीडीएस है जो अभी 7.5% होगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो कोविड के कारण 25% का टीडीएस स्लैश हुआ है वो इन सब पे हुआ है, सैलरी में नहीं हुआ है। आपकी सैलरी पे उसी रेट पे, नॉर्मल रेट पे ही टीडीएस होगा। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके काम का नहीं है, लेकिन आपके काम का इस तरीके से है कि अगर आप कभी भी परचेज करें कोई भी प्रॉपर्टी, अपने लिए घर खरीदे या जमीन खरीदे या खेत खरीदे, एग्रीकल्चरल नहीं, शहर में मोर देन 50 लाख की है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि आपको टीडीएस करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन का।
और नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। एक दुर्ग के प्रोफेसर साहब पे पेनल्टी लगा चुकी हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ। टीसीएस आपके काम का नहीं है। टीसीएस में देखिए इस चार्ट में सिर्फ 6 नंबर है, सेल ऑफ स्क्रैप। जब भी आप स्क्रैप सेल करते हैं तो सामने वाले से आपको 1% टीसीएस लेना है। मतलब आपने पुराना कबाड़ का सामान 100 रुपए में बेचा तो आप उनसे 100 रुपए सामान का लेंगे, साथ ही 1 रुपए और उनके नाम से टीसीएस के लिए लेंगे और आप जमा कर देंगे उसको सरकारी खजाने में। ये सब हमने डिस्कस किया टीडीएस का फर्स्ट स्टेप टू डिडक्ट। वही सबसे डिटेल में होता है कि स्टेप नंबर 1 है टीडीएस काटिए। अब सेकेंड स्टेप आया, उसको डिपॉजिट कीजिए। आप क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जमा करते हैं, आप बुक एडजस्टमेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके लिए आता है कि ट्रेजरी से होता है तो सेम डे आपको एडजस्टमेंट करना रहता है, और साथ ही आपको जो आपके ट्रेजरी ऑफिसर हैं वो एक बिन जनरेट करके देंगे जो आपको अपने टीडीएस रिटर्न में मेंशन करना रहेगा। तो आप किस पेमेंट के लिए क्या रिटर्न भरना है और कौन सा सर्टिफिकेट इश्यू करना है, इसकी एक मैंने समरी बना दी कि सैलरी अगर है तो आपको रिटर्न उसके लिए भरना है 24Q का, और आपका जो एक्नॉलेजमेंट आप पेईज को देंगे जिनका आपने टीडीएस काटा है वो है फॉर्म 16। अदर देन सैलरी सारे पेमेंट्स एक साथ रखे गए हैं, चाहे किसी एनजीओ ने आपके लिए कुछ काम किया हो या किसी केटरर ने कुछ अरेंज किया हो, तो उसका जो आप टीडीएस काटेंगे उसके लिए फॉर्म 26Q भरा जाता है और सामने वाले पर्सन को फॉर्म 16A इश्यू किया जाता है। फॉर्म 16A की खास बात यह है कि ये क्वार्टरली होता है, ईयरली नहीं। आपको फॉर्म 16 ईयर में एक बार मिलता है, लेकिन फॉर्म 16A क्वार्टरली होता है। ड्यू डेट्स मैंने एक नोट कर दी है कि कौन सा क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में। जब चारों क्वार्टर एंड होते हैं तब कब टीडीएस रिटर्न भरना है और कब उसका एक्नॉलेजमेंट इश्यू करना है। लास्ट में देखिए जो बोल्ड में है, फॉर्म 16 एक ही बार इश्यू होता है। आप डीडीओज हैं, चेक कर लीजिए आपके स्कूल से सभी के लिए फॉर्म 16 ट्रेसेस से इश्यू हो गया है या नहीं, जो मैंने आपको दिखाया था लीगल वाला, ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ, क्योंकि ट्रेसेस भी मॉनिटर करता है कि किसने किसने डाउनलोड कर लिया है और इश्यू कर दिया है, और नहीं करने पे उस पे भी पर डे की पेनल्टी है। फॉर्म 24G जो है ये होता है आपका ट्रेजरी ऑफिसर इसे भरता है, और फॉर्म 24 लास्ट लाइन है बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उन्होंने जो बुक एंट्री की और एक साथ मान लीजिए मैं ट्रेजरी ऑफिसर हूँ, आप सभी मेरे जिले के प्रिंसिपल या सिंचाई विभाग या पीडब्ल्यूडी या इस तरीके से सारे जो मेडिकल जो भी लीगल जो भी हैं सेक्शंस एक डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे डीडीओज हैं आप। तो आप टीडीएस काट के मुझे बताएंगे, मैं ट्रेजरी ऑफिसर एक बुक एडजस्टमेंट करके एक साथ वो पैसा जमा करने के लिए डिटेल भेज दूंगी आगे, और साथ ही मेरे पास एक जनरेट होगा कोड बिन नंबर, वो बिन नंबर में आप सबको दूंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेजरी ऑफिसर्स की हमने बहुत बार सेमिनार कर लिए हैं। आपके ट्रेजरी ऑफिसर्स बहुत स्मार्ट हैं, वो बिन नंबर जनरेट करना जानते हैं, उनके टिप्स पे है सारी चीजें, और साथ ही वो उसको डिस्प्ले कर देते हैं ई कोश पे। आप कुछ भी काम करते तो ट्रेजरी के ही वेबसाइट पे करते हैं ना, तो वो आपके ई कोश पे डिस्प्ले कर देते हैं कि इस जिले का बिन नंबर क्या है। तो आप हमेशा अलर्ट रहिएगा, वो बहुत जल्दी करते हैं उसको। आप बिन नंबर जैसे ही आ जाता है आप भी अपना टीडीएस का क्वार्टरली रिटर्न भर दिया करिए। अब मान लीजिए आपने टीडीएस नहीं किया तो क्या होगा, तो डिडक्टर जो है डीडीओ, उसके लिए आयकर अधिनियम में लिखा है कि वो डिडक्टर विल बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। साधारण भाषा में ये है कि अब रिकवरी हम उस डीडीओ से करेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, रिकवरी डीडीओ से होती है, विभाग से नहीं। डीडीओ को ही सारे पावर्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगी फिर से कि डीडीओ रहते हुए आप अपने इस पक्ष के बारे में बहुत सतर्क रहें, और आपके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको भी अलर्ट रखिए, टिप्स पे रखिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिक्स होगी, भले गलती सीए की रहे या आपके फाइनेंस वाले किसी स्टाफ की।
लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, अगर टीडीएस करने में गलती भी होती है, डिले होता है, तो 1% पर मंथ पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो अगेन डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर्सन की नहीं। और 1.5% है डिले इन डिपॉजिट, अगर आपने काट के रख लिए हैं और उसको जमा करने में देर करते हैं तब भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। पेनल्टी, इसमें एक लाइन है, देखिए, क्रिएट्स चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ डिडक्टर फॉर फेलियर टू डिपॉजिट टैक्स टू गवर्नमेंट अकाउंट। साधारण भाषा में इसका मतलब है कि उस डिडक्टर के जितने भी एसेट है, इंक्लूडिंग उसके बैंक अकाउंट या उसकी प्रॉपर्टीज, उसको अटैच करके आयकर विभाग उससे रिकवरी कर सकता है। पेनल्टी क्या है? अगर टीडीएस या टीसीएस सर्टिफिकेट जो फॉर्म 16 है वो सही डेट के पहले, ड्यू डेट के पहले इश्यू कर दिया तो ठीक है। अगर नहीं किया है, ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड करके इश्यू, तो ट्रेसेस की वेबसाइट ही उसे कैलकुलेट कर रही है और ये आप पे कभी भी आएगा कि 100 रुपीज पर डे के हिसाब से वो डिफॉल्ट आइडेंटिफाई कर देती है। उसी तरीके से होती है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C या CA। इसमें बड़ी तकलीफ वाली बात थी, मैं आपको बताती हूँ, किस्सा शेयर करती हूँ। 271C की पेनल्टीज मैं लगाया करती थी एज एडिशनल CIT। राजीव गांधी शिक्षा मिशन में छोटे छोटे डीडीओस थे, टीचर्स थे, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो ये कर रहे थे, और वो टीडीएस के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। उन्होंने सोचा मेरा काम सिर्फ इतना है, उन्होंने अपना काम किया, जिसको पेमेंट करना था पेमेंट कर दिया, टीडीएस काटा नहीं। उन्होंने भारी पेमेंट्स किए थे ट्रेनिंग वगैरह पे, टेंट पे, केटरिंग में, सामान इधर से उधर ले जाने में, और टीडीएस किसी में था नहीं। तो फाइनली उन सब पे पेनल्टी जो लगी वो कितनी थी? 100% ऑफ टैक्स इन डिफॉल्ट। मान लीजिए किसी को आपने 100 रुपए दिए और 10% मतलब 10 रुपए काट के जमा करने थे, वो आपने नहीं किए, सामने वाला आपने पूरे 100 रुपए ले गए। फिर आपने कहा कि ओ, हम आयकर विभाग गया, आपको बताया, तो आपने तो टीडीएस काटा नहीं है, तो आपको वो 10 रुपए का तो अरेंजमेंट करना ही है। अब तो ये हो गया है कि आप क्रेडिट दिखा दीजिए कि उस पर्सन ने जमा कर दिया अपना रिटर्न। ये डिपेंड करता है, अगर उस पर्सन ने रिटर्न नहीं जमा करा तो फिर तो आप बहुत मुश्किल में हैं। और साथ ही 10 रुपए तो दीजिए ही, उसके साथ ही 10 रुपए पेनल्टी भी दीजिए, क्योंकि आपने समय पे टीडीएस नहीं काटा था जब आपसे एक्सपेक्टेड था। और पैन या टैन नहीं होने पर 10,000 की पेनल्टी है। उसी तरीके से लेट फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स होते हैं 24Q या 26Q के, वो क्वार्टरली होते हैं। अगर उन्हें समय पे, उनकी मैंने ड्यू डेट्स बताई पहले, उस ड्यू डेट तक उन्हें नहीं जमा किया जाता है तो 200 रुपीज पर डे का डिफॉल्ट आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, ये कहीं से वेवर नहीं होता है, कोई इसमें माफी नहीं है। तो आप अपने जो भी फाइनेंस वाले आपके ऑफिस में टीडीएस रिटर्न भरने वाले हैं, उनको बैठाइए अपने पास, क्योंकि डीडीओ आप हैं। उनको बोलिए कि किस किस डेट को ड्यू होता है सर्टिफिकेट स्टेटमेंट फाइल करना, उसके 5 दिन पहले को आप अपने कैलेंडर में लाल गोला लगाइए कि 5 दिन पहले तक आपका टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो मान लीजिए कोई दिक्कत आई, तो तब भी आपके हाथ में 5 दिन का ग्रेस पीरियड है, जिसमें आप उसे हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो पर डे 200 रुपीज का आपको देना पड़ेगा। इनकरेक्ट टीडीएस रिटर्न, ये जो है, ये हमने बहुत इन्वोक किया। हमें जितने भी प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट डीडीओस के बारे में कंप्लेंट्स आती थी, मान लीजिए किसी टीचर ने कंप्लेन की कि मेरा टीडीएस 40,000 का काटा गया है, लेकिन मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला है। आयकर विभाग लगातार डिमांड पे डिमांड दे रहा है, और मेरे प्रिंसिपल ने काट के जमा कर दिया होगा या नहीं किया होगा वो जानता है, लेकिन मेरे से कटा है। जब हम चेक करते हैं तो उसका टीडीएस कटा रहता है। अब क्योंकि ट्रेजरी से है, वो आयकर के अकाउंट में भी जा चुका है, लेकिन टीडीएस रिटर्न भरना या तो वो प्रिंसिपल भूल गए, या उसमें उन्होंने इसके गलत पैन नंबर कोट कर दिया, तो इस पर्सन को क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आयकर विभाग अपने आप नहीं समझ सकता कि ये किस पर्सन का पैसा है। वो आप डिडक्टर है, आप ही बताएंगे कि इस पर्सन का पैसा है। तो जब उसे क्रेडिट नहीं मिलता है तो आपका टीडीएस रिटर्न इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट टीडीएस रिटर्न के लिए पेनल्टी लगाई जाती है 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की। तो ये भी शुरू हो गया है पेनल्टी लगाना।
प्रोसिक्यूशन में भी हमें कुछ सरकारी डीडीओज के केसेस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 300 से ऊपर थे, जो हम तो सॉफ्ट कॉर्नर रख के उसको खत्म करने की कोशिश करते थे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन मतलब अभी तक सिविल केस था, प्रोसिक्यूशन मतलब यहाँ पे कोर्ट केस हो जाता था। अभी तक जो कुछ था आयकर विभाग में ही हैंडल हो रहा था। प्रोसिक्यूशन मतलब आप कोर्ट में जाएंगे और बताएंगे कि आपने क्यों किया ऐसा, क्यों नहीं किया, क्यों, और इसमें इम्प्रिजनमेंट का भी पीरियड रहता है। तो आपको 5 स्टेप्स में फिर से रिवाइज कराऊं। पहला है टीडीएस काटिए। सेकेंड स्टेप, उसको जमा कर दीजिए, अब मतलब अपनी ट्रेजरी को बताइए। थर्ड स्टेप है सरकार को बताइए कि आपने किसका कितना काटा है। सरकार को कैसे बताया जाता है? फॉर्म 24Q और 26Q के द्वारा। फोर्थ स्टेप, आप सर्टिफिकेट इशू कीजिए, उसको इन्फॉर्म कीजिए जिसका आपने काटा है। डिडक्ट कीजिए, डिपॉजिट कीजिए, सरकार को बताइए, साथ ही आप उस पर्सन को बताइए जिसका आपने टीडीएस काटा। और फिफ्थ स्टेप है ट्रेसेस पे लगातार आप अलर्ट रहिए कि क्या चल रहा है। ट्रेसेस का फुल फॉर्म लिखा है, वो टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस और करेक्शन इनेबलिंग का भी हेल्प करता है आपको वो सिस्टम। तो आपके जितने भी डिमांड्स हैं वो मैक्सिमम डिमांड्स आपकी करेक्शन से खत्म हो सकती है। और उसके लिए आपको कुछ भी जानकारी हो, आज तो मैंने जो बताया वो है ही, आप मेरा पीपीटी ले सकते हैं, लेकिन आपको लाइव भी कुछ चाहिए तो वहां पे ई ट्यूटोरियल्स और एफएक्यूज बहुत सारे हैं जो आपको गाइड करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है आप अपना पासवर्ड, अपना टैन नंबर और अपना पासवर्ड अपने पास रखिए अपनी डायरी में, और आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये भी चेक कीजिए कि जितने भी फॉर्म 1616 है वो ट्रेसेस वाले इश्यू हुए या नहीं हुए। आपको ख्याल होगा मैंने पिक्चर दिखाई थी, अगर हाथ से साइन किया हुआ है तो वो नकली नोट से ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रेसेस के मैंने जनरल पॉइंट्स लिखे, आपको वेबसाइट्स बताए incometax.gov.in। सबसे जरूरी है tdscpc.gov.in आपके लिए। आप डिडक्टर हैं, tdscpc.gov.in पे आप जरूर जाइए। वहीं पे आप टैन से लॉगिन कीजिए, पासवर्ड अपना याद रखिए, अपने सारे स्टेटस देखिए। कुछ भी करना हो तो FAQ है, ई ट्यूटोरियल्स है, वहीं पे आप टैक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं किसी पर्सन का कितना टीडीएस काटना है। और एक मोबाइल ऐप होता है आयकर सेतु। थैंक यू, ये मेरा प्रेजेंटेशन था। इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम एक रिक्वेस्ट है पीपीटी भेजने की। जी, मैं PPT send कर दीजिए, please। प्रोफेसर दर्शन साहब का ईमेल आईडी ले लूंगी, मैं उन्हें शेयर कर दूंगी, आप सभी उनसे ले लीजिएगा। जी जी थैंक्स। मैं दोनों ही पीपीटी दे दूंगी क्योंकि पहली पीपीटी बहुत सिंपल फॉर्म में बहुत बेसिक सिर्फ मेन वर्ड्स बताती है। सेकंड पीपीटी में आपको सारे डिटेल्स हैं और आप सभी जिम्मेदार पदों पे हैं। टीचर्स से काफी ऊपर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, तो आप सबसे अपेक्षा है कि आप सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ आयकर का मैंने टीडीएस बताया है, इस साल से जीएसटी का टीडीएस भी शुरू हुआ है, तो आप उसके बारे में भी जानकारी रखिएगा कि उसमें क्या किया जाता है, क्या रेट्स हैं, किन पेमेंट्स पे जीएसटी काटना है। फिर से मैं कहना चाहूंगी टीडीएस जो है ये आपका टैक्स नहीं, हम आपका टैक्स नहीं ले रहे हैं। जिस पर्सन को आप पे कर रहे हैं उसके पेमेंट में से उसका एक टैक्स का हिस्सा ले रहे हैं। मैडम आशा मैडम बोलिए। मैडम जी जो बैंक दैट इज कॉल्ड एक मिनट मैडम, मुझे आवाज नहीं आ रही। फिर से बोलिए मैडम। जी मनीषा मैडम आप क्या बोले, आवाज सुनाई नहीं दी मुझे ठीक से, फिर से प्लीज बोलिए। जी मैडम, ट्रेसेस में जब मैं देखती हूँ तो जब इनकम टैक्स का व्हेन आई सी दैट वन द बाइफरकेशन, तो जो मेरा स्कूल से जो मेरा कटता है दैट इज टीडीएस, और जो बैंक से जो इंटरेस्ट कटता है दैट इज टीसीएस। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस जी नहीं मैडम, दोनों ही टीडीएस है। अच्छा देखिए मैं टीडीएस जी देखिए मैं आपको टीडीएस और टीसीएस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आप अब ध्यान से देखिए। टीडीएस क्या है, मैंने आपको पेमेंट किया और उसमें से एक कैची चला के थोड़ा पोर्शन रख लिया,
स्कूल से जो आपको सैलरी मिल रही है वो पेमेंट मिल रहा है आपको, जिसमें से टैक्स की कैंची चली है और वो सरकारी खजाने में जमा किया गया। वैसे ही बैंक का जो इंटरेस्ट है, बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है और उसमें से टीडीएस काटा है, टैक्स डिडक्ट किया है। आपको जितना भी इंटरेस्ट आना था वो पूरा नहीं देके उसमें से 10% उसने काटा है। दोनों का सेक्शन अलग होता है। 192 में आपको सैलरी जो मिल रही है उस पे टीडीएस किया गया आपके स्कूल के द्वारा, और 194A में बैंक ने टीडीएस किया है सेक्शन। वो मेरे पीपीटी में लिखा है, मैंने डिटेल इसलिए नहीं पढ़ा कि आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि टीडीएस क्या है। अच्छा, टीसीएस जो आप बोल रही थी वो ऐसा होता है कि आप जहां बैठी हैं आपको लोगों से पैसा लेना है, आप उन लोगों से पैसे उतने लेने के अलावा और पैसे लेंगी, एक्स्ट्रा कलेक्शन करेंगी। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है ये। जैसे तेंदुपत्ता या टिम्बर का सेल करता है वन विभाग, तो सब ऑक्शन होते हैं। मान लो किसी ने कहा कि मैं 1 लाख दूंगा, तो 1 लाख उस पर्सन से जब लिए तो साथ ही उससे 1 लाख नहीं लिए उस लॉट के लिए, उसके ऊपर जितना भी परसेंटेज है, मान लीजिए 5% है, तो उतने रुपए और लिए 1 लाख के अलावा और फिर उसको जमा किया सरकारी खजाने में। तो ये डिफरेंस है टीडीएस और टीसीएस में। जैसे मैम आप जैसे बोले ना कि जैसे हम स्क्रैप में कुछ चीजें हम दे रहे हैं तो वी हैव टू ऐड दैट वन एज एक्स्ट्रा टीसीएस। तो हाँ, वो तो टीसीएस वो है। टीसीएस वो भी गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। तो फॉर दैट पर्सन वो टीडीएस होगा क्या? उसके लिए वो टीडीएस होगा क्या? नहीं, वी उसके आर लिए कलेक्टिंग। नहीं, वो टीसीएस की कैटेगरी में ही आया, वो टीसीएस ही है, क्योंकि वो पर्सन को आपसे पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो पर्सन आपको पेमेंट दे रहा है, तो आप कलेक्टर हो। आपने जब उसका पैसा कलेक्ट किया तो आपने साथ ही टैक्स भी कलेक्ट कर लिया। जी जी, थैंक यू मैडम। बहुत क्लियर डिफरेंसेस है मैडम, वो मेरी पीपीटी आप दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सैलरी जो मिलती है वो टीडीएस की कैटेगरी में आती, क्यों? क्योंकि एक डिडक्टर है जो बांट रहा है पैसे और उसमें से टैक्स काटते हुए बांट रहा है। और टीसीएस जो होता है वो तब होता है जब कोई एक पर्सन बैठ के बहुत से लोगों से पैसे ले रहा है। जैसे मैंने तेंदुपत्ता सेल किया और पैसे मिले मुझे, या मैंने टिम्बर के लॉट्स सेल किए और मुझे पैसे मिले। स्क्रैप मैंने सेल किया है मान लीजिए स्कूल का, तो मैं सामने वाले पर्सन से जो पैसे ले रही हूँ उसके अलावा मैं लूंगी, वो क्लियरली उसमें स्क्रैप सेल टीसीएस की कैटेगरी में इंक्लूडेड है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। जी मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे टीडीएस को। और जी सर, बहुत मैडम अच्छा सेशन था सर। जी, बहुत अच्छे ढंग से मैडम ने समझाया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हमारे सारे प्रिंसिपल्स इसको सीख गए हैं। और मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह की जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपसे हम मदद चाहेंगे, हमारे प्रिंसिपल चाहेंगे, तो आपसे मैं ऐसा आश्वासन चाहता हूँ, फिर कभी हमें बिल्कुल ऐसा आवश्यकता पड़े। बिल्कुल, मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट आयकर विभाग ही है, और ये ऐसी चीज है कि मैं जाके जहाँ पे मैं एडिशनल सीआईटी होते हुए सिर्फ वही गैदरिंग्स अटेंड करती थी, वहीं पे एड्रेस करती थी जहाँ मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हो। लेकिन मैंने स्मॉल स्केल पे इसीलिए शुरू किया कि अगर गवर्नमेंट के डीडीओज हैं तो वो सबसे ज्यादा ऐसे कैटेगरी में जो बिल्कुल जागरूक नहीं है, और वो सबसे ज्यादा खतरे की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, बताने वाला कोई सीए नहीं है, और वो इतना अलर्ट रहते नहीं है। कुछ तो है जिसमें मिसिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि तब से कि गवर्नमेंट डीडीओज होते हैं तो मैं 20 की गैदरिंग्स भी एड्रेस करती हूँ। और आज तो मैंने पीपीटी भी बना ली इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, आपको दे रही हूँ। आप इनके अलावा जितने भी आपके और भी सेशंस होंगे सब में दे तो दीजिएगा एक बार, ताकि सब उसे पढ़ के अलर्ट रहे। जी मैम, जी मैम। बेसिकली मैम हम लोग टीचर लोग होते हैं और ये ज्यादा कुछ इसके बारे में जानते नहीं है, आई तो बहुत अंडरस्टैंड, अच्छा अभी लगा। मैंने शुरुआत ही यही की कि आप टीचर नहीं, आप प्रिंसिपल जब हो गए, डीडीओ हो गए, तब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं। तो इसीलिए ये एक ब्रॉडर विजन होना भी जरूरी था कि आप इसके अलावा और क्या क्या करेंगे। जी 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 मैम।
जी मैडम, today I came to know about a new thing कि जैसे हर मंथ में अगर कम डिडक्शन होता है, जो इंटरेस्ट फाइनली आता है वो जो डीडीओ को उसको पे करना पड़ता है. दैट वाज अ न्यू थिंग बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज दे वांट मिनिमम डिडक्शन पर मंथ और लास्ट में जितना बचता है वो करते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन ये था, नहीं मालूम था मैडम. इट वाज वेरी यूजफुल सेशन. थैंक यू मैम. मैडम मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, सभी के लिए ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो थंब रूल सबको सिखाते हैं कि उस पर्सन का लास्ट साल की आप सैलरी ले लीजिए. सरकारी हमारे जितने भी ये वो होते हैं पोस्ट, कभी भी किसी की सैलरी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है. तो उतना टैक्स तो मिनिमम आएगा ही. रेट्स भी कोई ज्यादा चेंज हुए नहीं है, तो पिछले साल का टैक्स ले लीजिए और आंख बंद करके आप उसको अक्टूबर नवंबर तक उसी रेट पे काटिए. दिसंबर में उसे आप मौका दीजिए. मतलब पिछले साल मान लीजिए उसकी 1,20,000 की टीडीएस बनी, सीनियर पोस्ट में आप सबके होते ही होंगे अच्छे खासे टीडीएस, या 60,000 की बनी, तो डिवाइड बाय 12 करके 5,000 पर मंथ टीडीएस काटना शुरू कर दीजिए, ताकि दिसंबर में आके चाहे इंक्रीमेंट का आपको उनको फायदा देना हो, या उन्होंने कहीं इन्वेस्ट ज्यादा किया है या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है, वो सब कैलकुलेशन आप दिसंबर में देखा करिए. पिछले साल का उन्हीं का देख लिया करिए कि टोटल टीडीएस कितना बना था और डिवाइड बाय 12 करके हर महीने शुरू कर दीजिए. सामने वाले ऑफकोर्स आएंगे कि हमारा मत काटिए, लेकिन जिम्मेदारी इंटरेस्ट की उनके ऊपर नहीं बनेगी, वो डीडीओ पे बनती है. तो 5,000 हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी बड़े अमाउंट्स जब हो जाते हैं तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई डीडीओ अपने जेब से इसका अज्ञानतावश पे करे. जी मैम, थैंक यू मैम.